नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात पुनः 12th क्लास के ज्योग्राफी की। 12th क्लास का ज्योग्राफी मैं अभी पढ़ा रहा हूं। 12th क्लास के ज्योग्राफी में दो किताबें हैं, जिसमें से पहला किताब मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहले किताब का पहला अध्याय का एक्सप्लेनेशन अभी चल रहा था और आज पहले किताब के पहले अध्याय, जिसका नाम मानव भूगोल, प्रकृति और क्षेत्र है, उसका चौथा भाग और अंतिम जो पार्ट है वो आपके समक्ष में रख रहा हूं, पार्ट 4। इस पार्ट 4 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं लेके आया हूं और इन सारे प्रश्नों में से कुछ प्रश्न जो हैं वो विगत यानी पहले की परीक्षाओं में आए हुए हैं और कुछ के आगामी यानी कि आगे की परीक्षा में आने की संभावना है। तो एक एक करके हम प्रश्नों को देखेंगे और इसकी पूरी व्याख्या आपको मैं बताते चलूंगा। सबसे पहला जो प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी का एक उपागम नहीं है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, उपागम क्या होता है। उपागम का अर्थ होता है तरीका, आइडियाज। मानव भूगोल को पढ़ने का क्या क्या तरीका है, इसी को हम उपागम कहते हैं। उपागम मानव भूगोल के अंतर्गत उपागम मुख्यतः 4 हैं, आप ध्यान में रखिए, यहीं से प्रश्न आएगा। पहला जो उपागम है वो है अन्वेषण और विवरण। ये जो मानव भूगोल को पढ़ने का तरीका ये 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच काफी प्रचलन में था। दूसरा जो है वो है प्रादेशिक विश्लेषण। इसमें एक एक क्षेत्र का विश्लेषण किया जाता है, हर चीज को देखा जाता है मानव से संबंधित। वो पढ़ा गया 18वीं से 19वीं शताब्दी, यानी कि इस पाठ को, प्रादेशिक भूगोल को सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया गया 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच। अगला जो उपागम है, अगला जो तरीका है पढ़ने का, वो है क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन 1930 के दशक में काफी प्रचलन में था और क्षेत्रीय विभेदन के आधार पर मानव भूगोल को पढ़ा गया, समझा गया। उसके बाद स्थानिक संगठन, ये 1950 से 1960 के बीच आया और 1950 से 60 के बीच स्थानीय संगठन के आधार पर मानव भूगोल की विवेचना की गई। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, मानव भूगोल का यही 4 उपागम। परीक्षा में जब भी सवाल आया है यहीं से आया है, आएगा भी तो यहीं से आएगा। तो ये 4 उपागम का नाम आपको याद रखना है। प्रश्न फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय विभिन्नता, बी मात्रात्मक क्रांति, सी स्थानिक संगठन और डी अन्वेषण तथा वर्णन। अब जरा देख लीजिए, इन चारों उपागमों में से, इन चारों तरीकों में से क्षेत्रीय विभिन्नता है, ये क्षेत्रीय विभिन्नता है, मात्रात्मक क्रांति नहीं है, स्थानिक संगठन है, अन्वेषण और वर्णन, अन्वेषण और विवरण, विवरण का मतलब वर्णन, वो है। तो इस तरह से ये 3 ए, सी और डी ये मानव भूगोल के उपागम में शामिल है। मात्रात्मक क्रांति यानी मात्रात्मक क्रांति ये शामिल नहीं है, ये इसमें शामिल नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति ये भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाला एक तरीका है जिसके अंतर्गत मैथमेटिक्स को अप्लाई किया जाता है, यानी सांख्यिकीय गणना वगैरह को अप्लाई करके भूगोल को पढ़ा जाता है। तो मात्रात्मक क्रांति ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, तो इन चारों का आप ध्यान में रखिएगा, यही 4 उपागम हैं, यही 4 तरीके हैं, मुख्यतः यही 4 तरीके हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, सेकंड जो क्वेश्चन है उसकी ओर। दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया या किस फ्रांसीसी विद्वान ने सबसे पहले किया। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, ए विडाल डी लाप्लास, बी लुसियन फेब्रे, सी फ्रांसिस बेकन और डी जीन्स ब्रुन्स। अब जरा सा व्याख्या में हम शामिल करते हैं, संभववाद क्या है। संभववाद एक ऐसी विचारधारा है भूगोल के अंतर्गत जिसमें
मानव को सर्वशक्तिमान माना जाता है। व्याख्या अगर आप पीछे का वीडियो देखेंगे तो संभववाद के तरीके से मैंने बताया है। तो ये एक ऐसा विचारधारा संभववाद में भूगोल के अंतर्गत आया जिसमें मानव को सर्वशक्तिमान मान लिया गया और मान लिया गया कि हर जगह मानव का राज हो सकता है, मानव प्राकृतिक पर हावी है, मानव प्राकृतिक की बंदिशों को आसानी से तोड़ सकता है। तो किस विद्वान ने इस संभववाद शब्द को दिया? इसका सही आंसर है लुसियन फेब्रे। लुसियन फेब्रे ये फ्रांस के रहने वाले विद्वान हैं और इन्होंने ही सबसे पहले संभववाद शब्द दिया। एक किताब लिखी उन्होंने, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ये 1925 में उनकी किताब आई और उसी किताब में इन्होंने संभववाद शब्द सबसे पहले दिया। और आपको पता है कि फ्रांस जो है वो संभववादी विचारधारा के लोग फ्रांस के ज्यादा हुए हैं और लगभग संभववादी जितने विचारधारा के ज्योग्राफर हैं वो या तो फ्रांस के हैं नहीं तो अमेरिका के हैं। तो संभववादी जो विचारधारा है भूगोल में, उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो फ्रांस ही है। तो ज्यादातर आपको संभववादी विचारक जो है फ्रांस के देखने को मिलेंगे। तो यहां से 2 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। संभववाद शब्द का प्रयोग लुसियन फेब्रे ने किया और किताब उनकी ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री जो 1925 में आई। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि नौ निश्चयवाद, इंग्लिश में बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेलर, बी हम्बोल्ट, सी रीटर या डी इनमें से सभी। तो सबसे पहले जानिए कि नौ निश्चयवाद होता क्या है। इसको डिटेल मैंने वीडियो में बताया है, यहां संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं। नौ निश्चयवाद का अर्थ है प्राकृतिक के साथ अपना विकास करना या प्राकृतिक की मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक अन्योन्याश्रय क्रिया प्राकृतिक के साथ करते हुए अपने विकास के आयाम को मंजिल तक पहुंचाना, विकास को आगे बढ़ाना। ये बीच का रास्ता था, संभववाद और नियतिवाद के बीच का रास्ता था और इस बीच के रास्ते को बताने वाला या इस नौ निश्चयवाद की विचारधारा को रखने वाला, उजागर करने वाला, विकसित करने वाला जो व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, वो हैं टेलर महोदय। पूरा नाम इनका है ग्रिफिथ टेलर। ये अमेरिका के रहने वाले हैं और इन्होंने एक किताब अपनी लिखी, ज्योग्राफी इन 12th सेंचुरी। इस किताब में इन्होंने नौ निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म की बात की और मध्य का मार्ग था ये। और आज के समय में इसी मध्य मार्ग पर लगभग लोग चल रहे हैं, या ऐसी मान्यता है कि प्राकृतिक के साथ सामंजस्य बना के ही चलने में मानव जाति की भलाई है। तीसरे प्रश्न के बाद चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो है आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन हैं? आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन बी वारेनियस, सी चार्ल्स डार्विन या डी एलन सैंपल। तो इसका सही आंसर है फ्रेडरिक रेटजेल। ये फ्रेडरिक रेटजेल आधुनिक मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं और इनका संबंध जर्मनी से है और इन्होंने मानव भूगोल के विकास और वृद्धि में काफी अपना योगदान दिया। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां जो प्रश्न है वो है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कुमारी एलन सैंपल, ऑप्शन बी रेटजेल, सी विडाल डी लाब्लास और डी डार्विन। तो इसका सही आंसर है एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक हैं रेटजेल। रेटजेल ये विद्वान
जर्मनी के रहने वाले, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी एंथ्रोपोजियोग्राफी, और ये काफी मकबूल हुई, कई भागों में ये आया, और इसमें उन्होंने मानव भूगोल के बारे में काफी कुछ लिखा। अब आते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। नियतिवाद, जो सबसे प्राचीन समय में, प्राचीन काल में नियतिवाद की विचारधारा में ही लोग चलते थे। लोगों का मानना था कि प्राकृतिक जैसे आपको रखना चाहती है वैसे रहिए, यानी जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए वाली जो विचारधारा थी वही नियतिवाद था। और इस विचारधारा के तहत मानव जाति लंबे समय तक चलते रही। तो नियतिवादी विचारक कौन हैं या कौन थे, ये इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिया है। इमैनुअल कांट, उनको ई कांट भी बोलते हैं, बी हम्बोल्ट, सी रीटर, और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। देखिए, इमैनुअल कांट, हम्बोल्ट और रीटर, इन तीनों का संबंध जर्मनी से है, और तीनों के तीनों नियतिवादी विचारक हैं। इमैनुअल कांट, हम्बोल्ट और रीटर, ये तीनों का भूगोल में काफी योगदान है। हम्बोल्ट आप जानते हैं आधुनिक भूगोल के पिता कहे जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है कॉस्मोस, काफी मकबूल हुई, 5 खंडों में इन्होंने प्रकाशित किया। बहुत सारे खोज और बहुत सारी चीजें इन्होंने विश्व को दी। हम्बोल्ट की जो ठंडी जलधारा है, जो अमेरिका पेरू के पास है, उसे पेरू की ठंडी जलधारा भी कहते हैं, उसका सबसे पहले खोजकर्ता यही हम्बोल्ट थे। साथ ही इन्होंने अमेजन नदी के बारे में काफी खोजबीन किया। उसके बाद पनामा नहर बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, पनामा नहर बनाने का जो प्लान है, वो सबसे पहले इन्होंने ही दिया। तो ऐसे बहुत सारे करामात हैं जो इन्होंने किए। रीटर आपको पता है आर्म चेयर के रूप में जाने जाते हैं, आर्म चेयर भूगोलवेता के रूप में जाने जाते हैं, और ये भी जर्मनी से संबंधित हैं। और इन्होंने अर्ड कुंडे नामक एक किताब लिखी, काफी मकबूल हुई, और ये कुर्सी पर बैठे बैठे ही बहुत सारे कार्य जीवन में किए। तो ये 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न के बाद बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें से सभी प्रश्न कभी ना कभी किसी ना किसी बोर्ड में आए हुए हैं। अब बिहार बोर्ड में भी इन सारे प्रश्नों में से 3, 4, 5 प्रश्न ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड में भी विगत कई बार पूछे हुए हैं। झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड या अन्य जो बोर्ड हैं देश के अंदर जहां एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई जाती है, वहां इन प्रश्नों का इस अध्याय से संबंधित तांता लगा ही रहता है। खैर, अब बढ़ते हैं हम 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि संभववादी अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। संभववादी एक ऐसी विचारधारा जिसमें हर जगह संभावनाएं ही संभावनाएं लोगों को दिखती हैं। इस विचारधारा के मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि प्राकृतिक कुछ भी नहीं मानवों के आगे, मानव सर्वशक्तिमान है, मानव हर कुछ करने में सक्षम है। तो संभववादी की अवधारणा जो है, संभववाद की अवधारणा जो है, ये किस घटक को महत्वपूर्ण मानती है। पहला ऑप्शन ए प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जरा बताइए कौन सा घटक महत्वपूर्ण है जो संभववादी से संबंधित है। तो वो है मानवीय घटक। संभववादी सोच के लोग मानव को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, और मानव सब चीज करने में सक्षम है, ऐसा उनका मानना है। प्राकृतिक हर जगह इनके लिए व्यवस्थाएं बना रखी हैं, संभावनाएं बना रखी हैं, ऐसा मानना है संभववादियों का। मुख्यतः फ्रांसीसी लोग संभववादी हुए हैं, बाद में अमेरिकी लोग भी इसमें जुड़े। अब आते हैं 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया। ज्योग्राफी जो शब्द है ये किसने दिया। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया या किसने दिया, ये प्रश्न बनता है। ऑप्शन ए हम्बोल्ट, ऑप्शन बी हूपर, ऑप्शन सी इरेटस्थुनीज और ऑप्शन डी डार्विन। तो इसका सही आंसर है इरेटस्थुनीज। ये यूनान का विद्वान जिसने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द
या ज्योग्राफी शब्द को दिया दुनिया को। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पूरे विश्व को इन्होंने 5 कटिबंधों में बांटा, जिसे आप आज के समय में उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध ये सब पढ़ रहे हैं, वो इन्हीं का दिया हुआ है। उसके बाद ये व्यक्ति समझिए उस वक्त 200 कुछ बीसी के टाइम की बात है, उस वक्त इन्होंने नोमोन एक इनका यंत्र था, उस यंत्र, छोटे से यंत्र की मदद से विषुवत रेखा की लंबाई नाप ली, ध्रुव से ध्रुव की लंबाई नाप ली। मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन थे जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया। बाकी भी इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन इसका सही आंसर इरेटोस्थेनीज ही होगा। अब आते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए यात्रियों का विवरण, बी प्राचीन महाकाव्य, सी चंद्रमा के चट्टानी नमूने, या डी प्राचीन मानचित्र। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जो हमें भौगोलिक सूचना देता है और कौन सा ऐसा स्रोत है जो नहीं देता है? तो देखिए, यात्रियों का विवरण, जितने भी यात्री हुए वो अपना जो जहां जहां घूमे, हम्बोल्ट है, रीटर है, कॉन्ट हैं, रेटजेल हैं, इन्होंने जहां जहां भ्रमण किया, जहां जहां घूमा, अध्ययन अध्यापन से जो जो चीजें समझी उसको कलमबद्ध किया, किताब के रूप में लिखा, तो उनका जो विवरण है वो हमें भौगोलिक सूचना देता है। प्राचीन महाकाव्य, जो भी प्राचीन महाकाव्य हैं उसमें भी काफी भौगोलिक सूचनाएं हैं। अगला है प्राचीन मानचित्र। प्राचीन जो मानचित्र हैं उसमें भी भौगोलिक सूचना है। हाँ, चट्टानों के जो नमूने हैं, चंद्रमा पर जो चट्टानों के नमूने हैं प्राप्त हुए हैं, उसमें उससे हमें कोई भौगोलिक सूचना नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा के चट्टानी नमूने। अब आते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। ज्योग्राफिक जेनरलिस, इसको कहीं कहीं किताबों में ज्योग्राफिक जेनरेलिया भी लिखता है। तो ज्योग्राफिक जेनरलिस पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाट इज द राइटर ऑफ ज्योग्राफिक जेनरलिस? तो इसके लेखक 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कॉन्ट, बी बर्नार्ड वारेनियस, सी ईसा बोमेन और डी सभी। तो इसका सही आंसर है बर्नार्ड वारेनियस। ये जर्मनी के विद्वान हैं और इन्होंने ज्योग्राफिक जेनरलिस नाम की एक पुस्तक लिखी, और इन्होंने ही सबसे पहले प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल की द्वंद्वता जो है वो यही विद्वान लेके आए। अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव भूगोल मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है। ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा है, बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ होगा या पूछ सकता है। 3-4 जगह ये प्रश्न हमको मिला, इसलिए मैंने इसको महत्व दिया। मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है, यह कथन किस भूगोलवेता का है? या पूछ सकता है मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए WM डेविस, ऑप्शन बी एलन चर्चिल सैंपल, ऑप्शन सी ईसा बोमेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एलन सी सैंपल, यानी एलन चर्चिल सैंपल। ये जो महिला भूगोलवेता हैं इनका संबंध अमेरिका से है, और ये रेटजेल की शिष्या और उनके विचारों के समर्थक रह चुकी हैं, प्रबल समर्थक रह चुकी हैं। तो उन्होंने एक बात कही, ये नियतिवाद की समर्थक हैं, तो इन्होंने नियतिवाद के समर्थन में ही ये बात कही थी कि मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है। तो इसका सही आंसर एलन चर्चिल सैंपल। अब आते हैं 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहीं कोई अनियमितता नहीं, सर्वत्र संभावनाएं हैं, ये कथन किसका है? कहीं कोई अनियमितता नहीं है, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, सभी जगह संभावनाएं हैं, ये कथन
संभववादी विचारधारा की है, और संभववादी विचारधारा के ज्यादातर लोग कहाँ के हुए हैं? फ्रांस के हुए हैं या तो अमेरिका के हुए हैं। तो कहीं कोई अनिवार्यता नहीं, सर्वत्र संभावनाएं हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए कांट, बी हम्बोल्ट, सी लुसियन फेब्रे या डी इनमें से सभी? सभी तो होगा नहीं, हम्बोल्ट और कांट भी नहीं होंगे, इसका सही आंसर होगा लुसियन फेब्रे। फ्रांस के रहने वाले विद्वान, संभववाद पर काफी कुछ काम किया इन्होंने, तो उस विचारधारा को पुष्ट करने में, प्रबल करने में इनका बहुत ज्यादा योगदान है। तो लुसियन फेब्रे इन्होंने कहा था कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं, मतलब कहीं कुछ बंदिश नहीं है प्रकृति की ओर से, सब जगह पर संभावना है, आप विकास कीजिए, मानव अपना विकास करे। तो ये 12 का क्वेश्चन। अब आते हैं 13 और 14 नंबर क्वेश्चन पे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं उम्मीद करता हूं कि अध्याय 1 से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आने चाहिए, और सारे विगत परीक्षाओं, पहले की परीक्षाओं के प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं, और जो और क्वेश्चन इसमें डले हैं वो आगामी परीक्षा के संभावित प्रश्न हैं। तो एक अध्याय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। 14 प्रश्न हमने निकाला है, इन 14 प्रश्न से फालतू नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर जो प्रश्न है वो कथन है, ये दोनों का दोनों, 14 और 13 दोनों कथन है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए ईसा बोमेन, बी कांट, सी रेटजेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो है वो मानव भूगोल से संबंधित है, और मानव भूगोल पर जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा काम किया है वो है रेटजेल महोदय। तो रेटजेल जो हैं वो मानव भूगोल के इस कथन को देने वाले हैं, मानव भूगोल से संबंधित इस कथन को देने वाले हैं। अच्छा, मानव भूगोल की परिभाषा जब आप लिखेंगे तो इन दोनों का कथन लिखना बहुत अनिवार्य होता है। दोनों महत्वपूर्ण कथन हैं जो कई बार आए हुए हैं, जहां डिस्क्रिप्शन में इसको लिखा जाता है। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 13 के बाद। 14 नंबर प्रश्न, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनकारी संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो 4 ऑप्शंस, हम्बोल्ट, रीटर, एलन सी सैंपल और रेटजेल। इन चारों में से सही इसका आंसर है, जिन्होंने ये बात कही वो है एलन सी सैंपल। अब देखिए, एक कथन जो 13 नंबर में है वो रेटजेल है, और 14 नंबर में जो कथन है वो एलन सी सैंपल है। ये दोनों गुरु चेला हैं। ये रेटजेल जर्मनी से संबंधित है और एलन सी सैंपल अमेरिका से संबंधित है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 14 को क्वेश्चन जो है इसका सबसे मेन क्वेश्चन है, और अगर परीक्षा में आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। ये अध्याय समाप्त हुआ। अब इस अध्याय के बाद हम लोग दूसरे अध्याय, जिसका नाम जनसंख्या है और जनसंख्या से संबंधित चीजों को पढ़ना है, उसको हम देखेंगे। तो अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में मैं ये वीडियो अगला डालूंगा। ये क्वेश्चन आंसर आप रट लें या आप नोट्स के रूप में इसको तैयार कर लें, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।